हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। तो चलिए, जब हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं तो सबसे पहले पीछे का कुछ जो चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं उसका वर्णन करते हैं, फिर अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे और फिर आगे के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पीछे के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पीछे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट जो टॉपिक था आपने देखा था, उसके पहले पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ा, अनपोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट, पोलराइड क्या है, पोलराइजर क्या है, एनालाइजर क्या है, और दो इम्पोर्टेंट लॉ आपने पढ़ा था, मॉल्स लॉ एंड ब्रूस्टर लॉ। तो मॉल्स लॉ पे हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया था, क्लियर। तो जब मॉल्स लॉ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था तो ब्रूस्टर लॉ पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम ब्रूस्टर लॉ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें देखें आपका क्वेश्चन किस प्रकार का होता है, क्लियर। तो ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहता है एन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन ग्लास, क्लियर, व्हाट शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर। अब देखिए, कहता है कि ग्लास सतह पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होती है, क्लियर। आपतन कोण क्या होगा जिसके कारण परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, क्लियर। बात समझ गए होंगे कि जैसे आपने पढ़ा था कि ये यहाँ पर इस तरीके से आपका ये सरफेस था और इस तरीके से यहाँ पर आपका अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती थी, इस तरीके से ध्यान होगा, क्लियर, दिस वन। और ये एंगल को हम लोगों ने लिया था, इट इज इक्वल टू आई पी, इट इज इक्वल टू आई पी। और इसके बाद इसका कुछ पार्ट क्या हुआ था, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया था और कुछ पार्ट आपका रिफ्रैक्ट हो गया था, क्लियर। तो इस तरीके से आपका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ जो पोलराइज्ड लाइट था, क्लियर। ये एंगल था आपका आर। तो चलिए, इस तरीके से हम लोग दिखाए हुए थे और ये जो मीडियम था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू, और इसके बीच का एंगल कितना हो गया था, तो ये हो गया था 90 डिग्री। यही तो कह रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये क्या आपका रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों का बीच 90 डिग्री हो जाए। तो दोनों के बीच 90 डिग्री कब होता है, ब्रूस्टर लॉ के द्वारा। तो ब्रूस्टर लॉ फाइनली आपको क्या कहा था, ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो आपका एंगल ऑफ पोलराइजेशन के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब म्यू इज इक्वल टू 10 आई पी आपका निकला था। अब यहाँ पर ये ग्लास आपको दिया हुआ है, तो ये जब आपको ग्लास दिया हुआ है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1.5 पुट कर दिए और इस तरीके से अगर आप देखें तो ये यहाँ पर निकल जाएगा आपको, दिस इज आई पी। तो ये आपका हो गया दिस इज 1.5, इट इज इक्वल टू क्या निकला आपको, इट इज 10 आई पी। और यहाँ से अगर हम आई पी लिखें तो आई पी क्या हो जाएगा आपका, इट इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1.5। और 10 इनवर्स यहाँ से देखें ये आपको गिवन भी रहेगा। अगर कोई अच्छा वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में आएगा तो वैल्यू आपको नहीं देगा, लेकिन इस प्रकार से अगर रहेगा तो वो वैल्यू आपको देगा। और यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं कि 10 इनवर्स 1.5 कितना होता है आपका, तो 56.3 डिग्री, और ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। कि अगर उस ग्लास सतह पर 56.3 डिग्री से अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इट बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ना देखें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ओके, ये कंप्लीट। चलिए, तो देखिए यहाँ पर ये कहता है फॉर ए गिवन मीडियम द पोलराइजिंग एंगल इज 60 डिग्री। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये आपका आईपी दिया हुआ, आईपी कितना दिया, 60 डिग्री। कहता है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम, क्लियर। मतलब किसी दिए गए माध्यम का ध्रुवन कोण 60 डिग्री है, माध्यम का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण क्या होगा, क्रांतिक कोण क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले तो आपको म्यू निकालना है, और म्यू बराबर आप जानते हैं, म्यू बराबर क्या होता है, इट इज इक्वल टू 10 आई पी, और ये आपका निकल जाएगा 10 आई पी 60 डिग्री
1060 इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू √3, इट इज इक्वल टू √3। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग 10 IP निकाल सकते हैं। मतलब IP आपको निकल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, तो √3। नाउ एक चीज़ और आपको निकालना है जिसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के लिए भी आप रिलेशन जानते हो, सिर्फ अगर पीछे का अच्छी तरीके से आपको याद है और पता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे म्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin c। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin c। यहाँ पर साइन सी क्या है आपका क्रिटिकल एंगल। यहाँ से अगर आप sin c निकालें तो ये आपको sin c हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/μ। और म्यू कितना निकला आपका? इट इज इक्वल टू √3, 1/√3, 1/√3। और जनरली जो वैल्यू देता है कैलकुलेशन करने पे आपका यही आएगा। तो ये यहाँ पर ये वैल्यू आपको आ जाएगा 0.5744। और यहाँ से जब आप c का वैल्यू लिखेंगे तो ये c इक्वल टू आएगा, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5744। और c का वैल्यू आपको निकल जाएगा, इट इज इक्वल टू 35 डिग्री 16 मिनट। क्लियर? तो ओके, चलिए प्लीज़ आप इसे राइट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, प्लीज़ राइट। ओके, रब करें। चलिए रब करते हैं। ओके, तो ना देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ये कह रहा है आपको कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 and the refractive index of glass is 3/2. Find angle of polarization. Find angle of polarization for which angle between reflected and refracted ray becomes 90 डिग्री। क्लियर? तो ये यहाँ पर आपको कहता है कि दिस इज वाटर का अपवर्तनांक, ये आप जानते भी हैं कितना होता है, तो 4/3। और ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 है। 4/3 और 3/2 है। कहता है ध्रुवन कोण ज्ञात करें। ध्रुवन कोण जिसके लिए परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए। तो चलिए आई थिंक आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ट्राई करें, तब तक हम इसमें आपको इंक डाल रहे हैं। प्लीज़ ट्राई।
चलिए ओके। तो आई थिंक आपने भी बनाया होगा। यहाँ पर देखें, बस एक ही चीज़ आपको हो रहा है कि यहाँ पर वहाँ पर आप एक मीडियम और एयर को लेके चल रहे थे, और यहाँ पर किधर से किधर ले जाएगी, तो वाटर से ग्लास में जा रही है। तो जैसे आप देखें यहाँ पर वाटर से अगर ग्लास में जा रही, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू म्यू जी, और इट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। ये तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, क्लियर। अब यहाँ पर म्यू जी का वैल्यू 4/3, और ये आपका होता है 3/2, 3/2। अरे सॉरी, ग्लास का कितना होता है 3/2, उल्टा लिख दिए थे। तो ये कितना आपका होगा, इट इज इक्वल टू 4/3, और ये आपको हो जाएगा इट इज इक्वल टू 9/8, 9/8। तो ये 9/8 आपका हो गया, दिस इज 1.1, ओके, क्योंकि ये 8 तो 1 हो गया, 1 आया, दिस इज 2, आई थिंक 1.12, क्लियर। अब यहाँ से देखें तो आपको म्यू इक्वल टू मिल चुका है, म्यू इक्वल टू आपको मिल गया 1.12। आपको पोलराइजिंग एंगल पूछ रहा है, अगर पोलराइजिंग एंगल पूछ रहा है तो ये 10 IP, तो 10 IP इक्वल टू कितना होता है आपका म्यू, और म्यू इक्वल टू आपने निकाला 1.12, तो ये आपका IP हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1.12। अब रही बात कि अगर आपको वैल्यू उस टाइप पे दिया हुआ है तो वैल्यू लिख देंगे, अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं कि 10 इनवर्स 1.12, और यहाँ पर ये वैल्यू आपका आ रहा है 48 डिग्री 22 मिनट, तो इट बिकम्स इक्वल टू 48 डिग्री 22 मिनट। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन बन जाता है, क्लियर। तो चलिए आप इसे भी राइट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्लीज राइट। ओके कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए रब करते हैं। ओके, नाउ कहता है द क्रिटिकल एंगल between air and a medium is C, medium is C. A ray of light enters from air to medium at polarizing angle P, polarizing angle P. Deduce a relation between angle of refraction and critical angle, क्लियर। तो ये कहता है कि हवा और माध्यम के बीच का क्रांतिक कोण C है, क्लियर। एक प्रकाश किरण
हवा से माध्यम में ध्रुवण कोण P से आपतित होती है अपवर्तन कोण और क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण के बीच संबंध स्थापित करें। क्लियर? तो देखें, जिस हिसाब से हम लोग थोड़ा तेज़ी से पढ़ते हैं और तेज़ी से हम बताते भी हैं आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को कम समय में हम कवर कर पाएँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा रहती है और समय उस हिसाब से थोड़ा कम होता है। तो इसलिए हम लोग को भी थोड़ा तेज़ी से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को तेज़ी से पढ़ें और तेज़ी से उसे एक्सेप्ट करें। तो चलिए उस हिसाब से आप देखें यहाँ पर, तो कहता है क्रिटिकल एंगल C है, पोलराइजिंग एंगल P है। कहता है आप रिलेशन स्थापित करें रिफ्रैक्शन और क्रिटिकल एंगल। तो चलिए 2-3 रिलेशन को अगर आप याद रखते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर IP, पोलराइजिंग एंगल IP इक्वल टू P, इट इज इक्वल टू कितना दिया है, इट इज इक्वल टू P। क्लियर? ना आप एक चीज़ और पढ़े हुए हैं कि दिस इज R प्लस IP, ये कितना होता है, इट बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। जिससे आप ये भी निकाल सकते हो कि दिस इज R इक्वल टू कितना होगा, तो ये आपको निकल जाएगा 90 माइनस IP, 90 माइनस IP। क्लियर? नेक्स्ट रिलेशन का अगर हम बात करें तो 2 रिलेशन आप पढ़े हैं। एक रिलेशन आपने पढ़ा कि दिस इज म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो इट इज इक्वल टू 10 IP, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। और दूसरा एक रिलेशन और हम लोग जानते हैं, म्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, इट इज इक्वल टू 1/sin C, 1/sin C। क्लियर? तो ये दोनों भी इक्वल होगा, और ये दोनों अगर इक्वल होगा तो आपको निकल जाएगा 10 IP, इट इज इक्वल टू 1/sin C, 1/sin C। और हमें रिलेशन किसके किसके बीच निकालना है, तो आप देखें यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज R। IP हमें नहीं चाहिए, तो IP अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप IP इज इक्वल टू लिख सकते हो कि दिस इज IP इज इक्वल टू कितना होगा, इट इज 90 माइनस R, 90 माइनस R। तो ये आपको निकल जाएगा, इट इज इक्वल टू 10 90 माइनस R, और ये आपको हो गया इट इज इक्वल टू साइन C, इट इज इक्वल टू साइन C। क्लियर? तो 1090 माइनस थीटा क्या होता है आपका, इट इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये आपको निकल गया कॉट R, और कॉट R इक्वल टू आपको निकला 1/sin C, 1/sin C। क्लियर? और यहाँ से जब आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हो कि दिस इज कॉट इनवर्स 1/sin C। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। क्लियर? तो चले प्लीज आप इसे भी राइट करें। तो जरूर निश्चितता आप इसको भी समझ गए होंगे। चलिए ओके, तो चलिए रब करें, चलिए इसे रब करते हैं। चलिए ओके कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ब्रूस्टर लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो कि आपके लिए ज़रूरी भी थे। चलिए ना हम लोग बात करते हैं रिसॉल्यूशन लिमिट और रिसॉल्विंग पावर का, कि रिसॉल्विंग लिमिट और रिसॉल्विंग पावर। ये रिसॉल्विंग लिमिट क्या होती है, जैसे आप अगर देखें गौर से अगर देखते होंगे कि जैसे आप मान लो कि रात का मौसम है और कोई 4 व्हीलर
कोई 4 व्हीलर किसी हाईवे पर आ रही है, आप उसे देख रहे हैं। जब आप उसे गौर से देखते हैं तो पहले आपको एक ही लाइट नज़र आती है, लेकिन जब आप देखेंगे वो जब कुछ नज़दीक आती है तो 2 लाइट आपको क्लियर नज़र आने लगता है। ऐसा घटना सबके साथ होता है, आप भी देखे होंगे। बात मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप देखो किसी भी 4 व्हीलर में ये 2 हेडलाइट होता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा दूर थी तो उसमें हमें 2 नहीं नज़र आ रहा था, हमें एक ही नज़र आ रहा था, हमें एक ही नज़र आ रहा था। क्लियर बात समझ रहे हैं? तो वही ये कहता है कि ये जो होता है ये डिफ्रैक्शन के कारण होता है, ये आपको डिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो उसी तरीके से हम लोग रिसोल्यूशन लिमिट और रिसॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का भी निकालते हैं और टेलीस्कोप का भी निकालते हैं, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिसॉल्विंग पावर निकालते हैं। तो वही कहता है कि रिसोल्यूशन लिमिट हम किसे कहते हैं, व्हाट इज रिसोल्यूशन लिमिट। तो ये आपका हो गया रिसोल्यूशन, कि रिसोल्यूशन लिमिट जिसे आप बोल सकते हैं विभेदन सीमा, विभेदन सीमा। तो कहता है कि वह मिनिमम सेपरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का वह मिनिमम सेपरेशन। तो इस तरीके से अगर हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो इस तरीके से हमें ये आपका डी के रूप में नजर आएगी, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। लेकिन अगर हम कहीं पर टेलीस्कोप से देखते हैं तो ये टेलीस्कोप हमें क्या देगा, तो ये टेलीस्कोप हमें एंगल के रूप में देगा, टेलीस्कोप हमें क्या देगा, एंगल के रूप में देगा। तो वही कहता है कि द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन, कि द मिनिमम सेपरेशन कि द मिनिमम सेपरेशन ये क्या होगा आपका, लीनियर भी होगा और एंगुलर भी होगा, लीनियर और एंगुलर। तो आप समझ गए होंगे कि माइक्रोस्कोप के केस में हमें लीनियर प्राप्त होगा और टेलीस्कोप के केस में हमें क्या होगा, एंगुलर प्राप्त होगा। कहता है द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स। क्लियर, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट at which they appear just separated, just separated is called resolution limit। इज कॉल्ड रिसोल्यूशन लिमिट। क्लियर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विभेदन सीमा कहते हैं। बात समझ गए। कहता है 2 वस्तुओं या बिंदु, कि 2 वस्तुओं या बिंदुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी जिससे उसे अलग अलग अवलोकन किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे विभेदन सीमा कहते हैं, उसे विभेदन सीमा कहते हैं। क्लियर, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है कि ये कहता है मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट एट विच दे अपीयर जस्ट सेपरेटेड। तो वही हम लोगों ने लिखा है कि 2 वस्तु या बिंदुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिससे उसे अलग अलग अवलोकन किया जा सके, उसे विभेदन सीमा कहते हैं। और माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, सभी का रिसोल्यूशन लिमिट फिक्स है, आपको कुछ करना नहीं है।
ना यहाँ पर देखें, इसी के बाद आपका आता है रिसॉल्विंग पावर, इसे हम लोग कहते हैं रिसॉल्विंग पावर। रिसॉल्विंग पावर विभेदन क्षमता, तो इसे हम लोग कहते हैं विभेदन क्षमता, और शॉर्ट में इसे आरपी भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे हम आरपी भी कहते हैं कि रिसॉल्विंग पावर। तो जस्ट कुछ नहीं है, द रेसिप्रोकल ऑफ रिसोल्यूशन लिमिट इज कॉल्ड रिसॉल्विंग पावर, कि द रेसिप्रोकल ऑफ the reciprocal of resolution limit, the reciprocal of resolution limit is called resolving power। रिसॉल्विंग पावर, इसका मतलब क्या हुआ कि विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। तो चलिए इस दोनों डिफिनीशन को लिखे, फिर हम लोग अलग अलग देखेंगे कि माइक्रोस्कोप के लिए आपका रिसोल्यूशन लिमिट क्या होगा, रिसॉल्विंग पावर क्या होगा, और फिर हम लोग देखते हैं कि टेलीस्कोप के लिए रिसोल्यूशन लिमिट और रिसॉल्विंग पावर क्या होगा। क्लियर? और यहीं पर आपका ऑप्टिक्स समाप्त भी हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आएंगे, जिसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, 10th का भी पढ़ा हुआ है, बहुत मज़ा भी आएगा, इजी भी लगेगा। तो चलिए इसके बाद हम आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी लेके आएंगे। चलिए तब तक पहले हम लोग रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को देखेंगे। ओके, क्लियर? तो चलिए प्लीज़ आप इसे राइट करें। तो ना देखें यहाँ पर कि रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और रिसॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है। तो जैसा कि आपने पहले देखा कि रिसोल्यूशन लिमिट हम किसे कहते हैं, तो रिसोल्यूशन लिमिट हम लोग कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एट विच दे अपीयर जस्ट सेपरेटेड इज कॉल्ड रिसोल्यूशन लिमिट। तो इसी तरीके से देखें यहाँ पर ये आपका माइक्रोस्कोप है, हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिया, एक P है और दूसरा Q है, और यहाँ पर P और Q जस्ट सेपरेट नज़र आ रहा है। तो इसका रिसोल्यूशन लिमिट फिक्स होता है। इसकी रिसोल्यूशन लिमिट की वैल्यू होती है कि रिसोल्यूशन लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, और ये इक्वल टू होता है D। यहाँ पर ये आपका D स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, तो D इज इक्वल टू होता है 1.22 लेमडा बाई 2 साइन थीटा। जहाँ पर आपका ये लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ये दोनों चीज़ को आप जान रहे हैं अच्छी तरीके से कि लेमडा क्या है और डिफ्रैक्शन एंगल क्या है। और रिसॉल्विंग पावर क्या होता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रिसोल्यूशन लिमिट, इसका मतलब आरपी इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 1/d, और 1/d करें तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा, इट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 1.22 लेमडा। बात समझ गए? तो ये आपका हुआ रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और सोच सकते हैं कि ये कब बढ़ेगा। तो रिसॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का कब बढ़ेगा। आप देखो यहाँ पर थीटा का मान अगर बढ़ाते हैं तो रिसॉल्विंग पावर बढ़ेगा, क्योंकि थीटा का मान जब हम 0 से ज़्यादा एंगल की तरफ बढ़ते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ता है। दूसरा आप देखो यहाँ से लेमडा, कि लेमडा को अगर आप घटाएंगे तो बढ़ जाएगा, और म्यू को भी अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका रिसॉल्विंग पावर बढ़ जाता है। तो ये आपका है रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर? इसी तरीके से आप टेलीस्कोप का भी दे सकते हैं, तो टेलीस्कोप का भी फिक्स ही है, लेकिन अंतर क्या होगा, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक S1 है और दूसरा S2 है, और दोनों के बीच का एंगल आपको थीटा है। और यहाँ पर जो आपको रिसोल्यूशन लिमिट मिलेगा वो एंगल के रूप में मिलेगा, तो एंगल ऑफ रिसोल्यूशन। तो यहाँ भी हमने देखें, आप दो ऑब्जेक्ट को लिए, तो यहाँ भी आपको दो ऑब्जेक्ट सेपरेट नज़र आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप देखें, फिगर का भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आपको बनता है। तो जैसे यहाँ पर देखें रिसोल्यूशन लिमिट ऑफ टेलीस्कोप, तो इसका भी वैल्यू फिक्स होती है। थीटा इजकल टू क्या होता है 1.22 लेमडा बाई डी। डी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस,
कि इस लेंस का एपर्चर, इस लेंस का एपर्चर। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका निकल गया कि इट इज रिसोल्यूशन लिमिट। तो रिसोल्यूशन लिमिट अगर थीटा आया तो रिसॉल्विंग पावर क्या होगा? इट इज इक्वल टू 1/θ, 1/θ। और 1/θ जब आप लेंगे तो d/1.22 लेम्डा। अब यहाँ भी आप देखोगे अगर एपर्चर को हम बढ़ा देते हैं तो फिर मेरा रिसॉल्विंग पावर बढ़ जाता है। अगर लेम्डा को हम डिक्रीज कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो भी मेरा टेलीस्कोप का रिसॉल्विंग पावर बढ़ जाता है। तो ये थे आपके रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। और जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने आपसे जिक्र किया था कि ये आपका ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग कुछ नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए न्यू चैप्टर्स करेंट इलेक्ट्रिसिटी लेके आएंगे। चूँकि करेंट आपका 10th में भी पढ़ा हुआ रहता है तो थोड़ा मन भी लगेगा। चलिए, तो अभी तक के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें, मन लगाकर पढ़ें। और अगर अपने लिए बात करें तो अपने लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लियर? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।